सो हेलो बच्चों, हैप्पी लर्निंग। मैं हूँ वैशाली टंडन, स्वास्तिक एजुकेशन से। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम स्टैंडर्ड 12 बायोलॉजी के वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं हर एक चैप्टर का। तो आज हम करने वाले हैं सबसे इजी चैप्टर तुम्हारे 12 स्टैंडर्ड का, दैट इज चैप्टर नंबर 3, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बच्चों, जनरली रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम डेफिनेशन देखें या किसी से भी पूछें तो वो क्या कहते हैं? इट सिंपली रिफर्स टू द हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शंस। ठीक है, ज्यादातर को सब क्या कि भाई हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एकदम हेल्दी है, सब अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द WHO, अगर WHO के अकॉर्डिंग तुम देखोगे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? इट मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। इन सभी में अगर तुम हेल्दी हो तो ही तुम रिप्रोडक्टिव हेल्दी कहलाओगे, ये WHO का मानना था। ओके, नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब हम सब कंट्रीज चाहती है कि उनकी जो कंट्री हो वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, पर उसमें सबसे पहले जो थी वो थी इंडिया, जिन्होंने एक नेशनल लेवल पे सबसे पहली बार एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, दैट इज कॉल्ड एज फैमिली प्लानिंग इन द ईयर 1951। ठीक है, उनका गोल था कि उन्हें रिप्रोडक्टिव हेल्थ अटेंड करनी। सबसे पहले इंडिया वाज द फर्स्ट वन टू इनिशिएट दैट थिंग। ठीक है, नाउ दिस प्रोग्राम वाज लेटर ऑन इम्प्रूव्ड एंड कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का बाद में दूसरा नाम था, आई मीन लाइक उसको रीनेम कर दिया गया था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम कॉल्ड एज RCH। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर बहुत अच्छे से फोकस करना। अब इस प्रोग्राम का सबसे मेजर टास्क क्या था? क्रिएटिंग अवेयरनेस, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट। ठीक है, लोगों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करनी थी, फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी थी, जो भी उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए था, फैसिलिटीज चाहिए थी, लाइक डॉक्टर्स चाहिए थे, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए थे, वो सारी चीज़ें हमें उनको प्रोवाइड करनी थी ताकि हम क्या क्रिएट कर सके, और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। तो बच्चों, ये उनका मेजर टास्क था, तो याद रखेंगे सब। सो इंडिया सबसे पहले फैमिली प्लानिंग स्टार्ट किया था इन द ईयर 1951। इस प्रोग्राम को रीनेम कर दिया RCH, और इसका जो मेजर टास्क है अवेयरनेस क्रिएट करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि हम नेशनल लेवल पर एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को क्रिएट कर सके। ओके, तो ये आपको इसका जो एम है बच्चों वो याद रखना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। तो हम लोगों ने लोगों में अवेयरनेस कैसे क्रिएट की? हाउ डिड वी क्रिएटेड द अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स? तो हमने क्या यूज किया बच्चों? ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया यूज किया। हमने रेडियो में एडवर्टाइजमेंट किया, हमने टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट किया, मैगजीन्स में एडवर्टाइजमेंट्स दिए, न्यूज़पेपर में दिया। वहाँ पे गवर्नमेंट ने नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज का मतलब बच्चों क्या है? NGOs। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज का मतलब है NGOs। तो सभी ने अपने अपने तरीके से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की। उसके अलावा पेरेंट्स जो है, क्लोज रिलेटिव्स, टीचर, फ्रेंड्स, ये भी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बता रही हूँ, तो वैसे वो मेरा मतलब मेरे जरिए आपको उसके बारे में थोड़ा सा पता चलेगा, वैसे आपके पेरेंट्स भी आपको बता सकते हैं, या आपकी दूसरी टीचर्स है, फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है, दे कैन मेक यू अवेयर ऑफ दैट। फिर सेक्स एजुकेशन स्कूल में इंट्रोड्यूस किया गया बच्चों, ताकि लोगों को उसके रिलेटेड जो मिथ्स है या जो मिसकंसेप्शंस है बच्चों वो दूर हो जाए। क्योंकि छोटे बच्चों को मतलब जो तुम्हारी एज के बच्चों को अगर हम ढंग से नॉलेज नहीं देते हैं कि व्हाट डज रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स, तो चांसेस है कि कोई तुम्हें कुछ बोल देगा और तुम उसकी बात मान लोगे, तो तुम गलत रास्ते पे भी जा सकते हो। इसीलिए सेक्स एजुकेशन को स्कूल में इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि बच्चों को उसके सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस जो है वो क्लियर रहने चाहिए। तो इस तरीके से हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, लाइक व्हाट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा। एडोलेसेंस और उसके रिलेटेड जो भी चेंजेस आते हैं, सी बच्चों जो आपका ये पीरियड होता है टीनेज वाला, वो एडोलेसेंस पीरियड, एंड यू नो दैट कि उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, तो इतने मूड स्विंग्स एंड सब कुछ हो रहा होता है। तो अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाए कि दिस इज वेरी नॉर्मल विद दिस एज एंड हाउ टू कोप अप विद दैट थिंग, तो तुम काफी समझदार बन सकते हो। सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जा सकता है। STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एड्स, इनके बारे में भी हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं स्कूल में। देन एजुकेटिंग पीपल, दैट इज मेनली द फर्टाइल कपल्स एंड द मैरिजेबल एज ग्रुप।
फिर जो भी फर्टाइल कपल्स है या जो मैरिजेबल एज ग्रुप में, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है, उनको एडुकेट करना है अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस। उनको बताना है कि अगर तुम्हें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, इफ यू वांट अ लिमिटेड नंबर ऑफ किड्स, सो यू हैव सम ऑप्शंस, यू हैव बर्थ कंट्रोल, यू हैव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो हम उसको उनके बारे में नॉलेज देंगे। हाउ टू टेक केयर ऑफ द प्रेग्नेंट मदर्स, ठीक है, क्योंकि इंडिया में अभी भी काफ़ी सारे गांव हैं, ऐसे सब जगह है जहाँ पे प्रेग्नेंट मदर्स को बहुत लाइटली लिया जाता है, दे हैव नॉट बीन टेकन केयर ऑफ। तो हम उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। देन वी कैन ऑल्सो गिव देम इन्फॉर्मेशन अबाउट पोस्ट नेटल केयर, यानी आफ्टर डिलीवरी माँ और बच्चे का दोनों का कैसे ध्यान रखना है, हम वो भी उनको सिखा सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जो आज के ज़माने में धीरे धीरे बच्चों बहुत कम होता जा रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है आज फॉरेन कंट्री में अगर आप देखो तो फॉरेन कंट्री में दे रिकमेंड द ब्रेस्ट फीडिंग टिल 1 ईयर, बट इंडिया में आज जो सिचुएशन चल रही है, द फीमेल्स आर वर्किंग एंड ऑल, तो दे डोंट ब्रेस्ट फीड देयर किड्स। और ब्रेस्ट फीडिंग जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की इम्यूनिटी के लिए, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, तो उसकी भी इंपॉर्टेंस स्प्रेड करनी है। देन गिविंग देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड द फीमेल चाइल्ड, उनको बताना है कि जो मेल और फीमेल चाइल्ड है वो दोनों बराबर है। ऐसा नहीं है कि मेल होगा तो ही अच्छा है, तो ही आपकी फैमिली सुखी रहेगी एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो हमें उनको एजुकेट करना है। तो ये फर्टाइल एज ग्रुप के लोगों को आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी उनको लोगों को प्रॉब्लम के बारे में बताना है कि भाई अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा। सोशल इविल्स के बारे में बताना है, लाइक सेक्स अब्यूज़ है, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स है, हम उसके बारे में बताएंगे। और हमें उनको बताना है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल हेल्दी सोसाइटी बिल्ड करना चाहते हैं। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स। अगर तुम्हें ये सारे एक्शन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यू रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड मटेरियल सपोर्ट, ये सब चीज़ें तो तुम्हें चाहिए, ठीक है। नाउ दीज आर एसेंशियल फॉर मेडिकल असिस्टेंस एंड द केयर ऑफ पीपल, है ना। आपको अगर ये सारे प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है तो तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हॉस्पिटल्स अच्छे से होने चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज यानी कि जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। मटेरियल सपोर्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये सब क्यों ज़रूरी है, ताकि आप लोगों का ध्यान दे पाए, उनको मेडिकली असिस्ट कर पाए, जैसे कि प्रेगनेंसी के वक्त, डिलीवरी के वक्त, एसटीडीज, एबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्शंस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के बारे में। ओके, नाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटेजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आपको नई टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना है, यू नो दैट साइंस इज ऑल अबाउट न्यू थिंग्स, राइट। रिसर्च चलती रहती है, नई चीज़ें आती रहती है बच्चों, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा केयर और असिस्टेंट चाहिए टू द पीपल, ठीक है। और आपको लोगों को उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। Now, one more thing, a very important technique that is given in your book, in your syllabus, is about amino sentences. Amnio, ठीक है, एक्चुअली amnio sentences. ये क्या है? It's a fetal sex determination test, also test genetic disorders. ये fetus का sex तो determine करते ही हैं, उसके साथ साथ बच्चों genetic disorder। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, इसको सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन के हिसाब से लिख कर आते हैं, बट मेक श्योर कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी बच्चों टेस्ट करते हैं, सच एज डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एक्सेट्रा, डिटरमाइन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फीटस, ठीक है। मतलब जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इन सबको भी डिटरमाइन करते हैं बच्चों। एंड द सर्वाइवेबिलिटी, अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर पहले ही बता देते हैं कि भाई ये बच्चा इतना सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए ये टेस्ट बनाया गया था ताकि बच्चा बॉर्न होने के बाद तकलीफ में ना रहे। तो अगर उसको पहले ही हमें उसकी तकलीफ पता चल जाए तो हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, बट लोगों ने इसका मिसयूज किया बच्चों। लोगों ने इसको क्या किया, उसका सेक्स डिटरमाइन किया। इंडिया में सबसे ज्यादा सेक्स डिटरमाइन करके अगर गर्ल चाइल्ड होती थी तो उसको मार दिया जाता था। दैट इज कॉल्ड फीमेल फिटिसाइड्स। फीमेल फिटिसाइड्स के इंक्रीजिंग केसेस को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने अमीनो सेंटेंसेस बैन कर दी गई है इंडिया में। नाउ दिस टेस्ट इज बिंग नॉट परफॉर्म्ड इन द इंडिया, राइट। और इस टेस्ट में जनरली हम क्या करते थे, जो बेबी के सराउंडिंग में एमनियोटिक फ्लूइड होता है बच्चों, अगर आपको उसका स्ट्रक्चर पता हो कि जैसे ये आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है और अम्बिलिकल कॉर्ड से ये जो बेबी है वो इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इट्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ प्लेसेंटा होगा, तो इसके सराउंडिंग में बच्चों ये एमनियोटिक फ्लूइड है।
ये एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है। तो इस एमनियोटिक फ्लूइड में फीटल सेल्स भी होते हैं, इस एमनियोटिक फ्लूइड में फीटल सेल्स भी होते हैं, तो उसी को यूज करके ये लोग ये टेस्ट परफॉर्म किया करते थे। तो अमाइनो सिंथेसिस क्या है? जनरली एक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर भी टेस्ट हो जाते हैं। कैसे? तो इसमें जो डेवलपिंग फीटस है उसके सराउंडिंग में हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको कलेक्ट करते हैं जिसमें फीटल सेल्स होते हैं और उसी से हम पता कर सकते हैं। पर ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, इंडिया में दिस इज बैन, ठीक है, टू लीगली चेक द इंक्रीजिंग फीमेल फिटिसाइड्स, ओके, एंड मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, ओके, ताकि ज़्यादा जो फीमेल्स हैं उनकी डेथ ना हो सके और जो बच्चे हैं उनको ढंग से इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके, उसका भी ध्यान इसी में रखा गया था। ओके, नेक्स्ट। सो बच्चों, द नेक्स्ट वन, the researches on various reproduction related areas are encouraged and supported by government and non-governmental agencies, ठीक है। काफ़ी सारी रिसर्चेस चल रही थी जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज दोनों सपोर्ट करती है। उस रिसर्च का एक प्रोडक्ट है बच्चों सहेली, ठीक है। ये जो सहेली ड्रग है, इट्स एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब टैबलेट्स की फॉर्म में आपको लेनी होती है। किसने डेवलप की थी? CDRI लखनऊ। CDRI का फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके। तो ये वंस इन अ वीक पील थी। वंस इन अ वीक पील का मतलब क्या है? ये हफ्ते में सिर्फ एक ही बार खानी थी, वंस इन अ वीक पील, ठीक है। इसको वीक में सिर्फ एक ही बार कंज्यूम करना रहता है और इससे हम जो प्रेगनेंसी है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। नाउ बेटर अवेयरनेस अबाउट, ठीक है, अगर हमें सेक्स रिलेटेड मैटर्स में ज़्यादा अवेयरनेस हो या इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज की या पोस्ट नेटल केयर, अगर हमको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस आ जाए बच्चों, सो दैट कैन लीड टू डिक्रीज्ड मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट्स, तो उससे माँ की और बच्चों की डेथ रेट कम हो जाएगी, छोटी छोटी फैमिलीज होंगी, ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज हो जाएंगी फॉर सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs हो सकता है अगर हमें इन सब चीज़ों की नॉलेज मिल जाए। ऑल दिस इंडिकेट्स एन इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। ओके, चलो नेक्स्ट। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में देखते हैं बच्चों। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 में कितनी थी? 2 बिलियन। 2000 में वो हो गई 6 बिलियन एंड बाय द एंड ऑफ 2011 इट वाज 7.2 बिलियन। तो आप देखो कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, 2 बिलियन से 6 बिलियन, 6 बिलियन से 7.2 बिलियन। इंडिया की पॉपुलेशन, अगर हम वहीं पर इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बच्चों हम बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिया की पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस के टाइम पर कितनी थी? 350 मिलियन। इट वॉज मार्क्ड 1 बिलियन इन द ईयर 2000, क्रॉस 1.2 बिलियन इन द May 2011, ठीक है। ये इतनी पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही थी? व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? सो देयर वाज अ रैपिड डिक्लाइन। चीजें क्या डिक्लाइन हो रहा था? डेथ रेट कम हो रहे थे लोगों के, मेटरनल मोर्टालिटी रेट कम हो रहा था, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम हो रहा था, ये सारी चीजें कम हो रही थी और देयर वाज एन इंक्रीज इन द रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुई है बच्चों, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? सो देयर इज अ डिक्लाइन इन द डेथ रेट कम हो रही है, मेटरनल मोर्टालिटी रेट कम हो रहा था, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम हो रहा था और जो रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप के लोग हैं वो बढ़ रहे थे। अब ऐसा क्यों हो रहा था? तो ये इसलिए हो रहा था क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीज हो रही थी बच्चों और साथ ही साथ कंडीशंस बहुत अच्छी होती जा रही। हमें हाइजीन के बारे में, फिर मेडिसिन का इतना कुछ हो चुका है बच्चों अभी हमारे पास कि पहले ना लोग मलेरिया टाइफाइड से भी मर जाते थे, बट अभी ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वी हैव अ वेरी मच बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है। और पहले तो लोग गंदगी में रहते थे तो उसी से उनको बीमारियां हो जाती थी, अब तो हम काफ़ी हाइजीन एनवायरमेंट में रहते हैं। ओके, नाउ थ्रू RCH प्रोग्राम्स की वजह से बच्चों हमने जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो तो कम कर दिया एंड इट वाज मार्जिनल, मतलब कम किया लेकिन उतना नहीं किया, हुआ कम बट उतना नहीं हुआ। नाउ अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। 2011 में जो सेंसस रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2% था, दैट इज 20 इंडिविजुअल पर 1000 पर ईयर। At this rate, our population could increase rapidly, and this alarming growth rate lead to the scarcity of food requirement, that is food, shelter and clothing. अगर इसी तरीके से population बढ़ती गई तो रोटी, कपड़ा और मकान बच्चों इसकी कमी हो जाएगी, that is food, shelter and clothing। देखो जीने के लिए चाहिए क्या? रोटी, कपड़ा और मकान, उसी की हमें कमी हो जाएगी बच्चों।
ओके, सो गवर्नमेंट ने क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए इन चीज़ों को? सो दे स्टार्टेड मोटिवेटिंग स्मॉल फैमिलीज, मतलब उन्होंने कहा कि भाई छोटी फैमिली सुखी फैमिली, तो छोटी फैमिली अगर करनी है तो यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। मैरिजेबल एज ग्रुप डिसाइड कर दिया, फीमेल्स के लिए 18, मेल्स के लिए 21। नाउ दिस हैज़ चेंज राइट, फीमेल्स के लिए 21 हो चुका है, मेल्स के लिए 23 आई गेस। नाउ इंसेंटिव्स टू द कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, वो लोग बोल रहे थे कि जो अगर तुम्हारी फैमिली छोटी है सो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द इंसेंटिव्स, यानी हम आपको थोड़े थोड़ा ऐसे कुछ भी गिफ्ट देंगे या some amount we will be providing you. So people were like, yeah, we'll get something like, let's have a small family, happy families. Everybody was like accepting. Nowadays there everyone is accepting this methods ना. अब कौन कौन ही ज़्यादा बच्चे पैदा करता है बच्चों? अगर आपने देखा हो जनरली हर फैमिली में 2-2 बच्चे होते हैं, या आजकल तो 1 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म ज़्यादातर लोगों ने अपना ली है। ओके, तो अगर आपको बर्थ कंट्रोल करना है तो वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? If you want to see, birth control option is called as contraceptive methods. बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस को हम कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स होने चाहिए, एंड इट शुड नो वेन इंटरफियर विद द सेक्सुअल ड्राइव। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हम बहुत सारे देखने वाले, नेचुरल या ट्रेडिशनल, बैरियर, आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स एंड सर्जिकल मेथड्स, हम ये सब देखते हैं। तो आओ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द नेचुरल मेथड। तो बच्चों जो नेचुरल मेथड है, सो नेचुरल मेथड में क्या होता है कि हम स्पर्म और ओवम को नेचुरली मीट नहीं करने देंगे। दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड का प्रिंसिपल ये है कि ओवम और स्पर्म को मीट होने नहीं देना है। अब वो 3 तरीके के, पीरियोडिक एब्स्टिसेंस, विड्रॉल या कॉइटस इंटरप्टस, या लैक्टेशनल एमिनोरिया। पीरियोडिक एब्स्टिसेंस मतलब पीरियड्स, जो एक फर्टाइल विंडो पीरियड है उसमें कॉइटस को अवॉइड करो। अवॉइडिंग कॉइटस यानी सेक्सुअल इंटीमेसी को अवॉइड करना है ड्यूरिंग द फर्टाइल विंडो पीरियड। जो फर्टाइल विंडो पीरियड है दैट इज 10 to 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। 10th to 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फर्टाइल विंडो पीरियड होता है उस टाइम पे कॉइटस को अवॉइड करो। पीरियोडिक एब्स्टिसेंस, एब्स्टिसेंस मीन्स एब्सेंस ऑफ कॉइटस व्हेन ड्यूरिंग द फर्टाइल विंडो पीरियड। नाउ विड्रॉल कॉइटस इंटरप्टस, इसमें क्या होगा कि जो मेल होगा वो जो इजैक्यूलेशन होगा वो वाजाइना के बाहर करेगा। ओके, लैक्टेशनल एमिनोरिया यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कब? इंटेंस लैक्टेशन यानी ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त। दिस इज इफेक्टिव अप टू 6 months ओनली, ये सिर्फ 6 months तक आपका इफेक्टिव है। नाउ इसमें कोई मेडिसिन या डिवाइसेस नहीं है, तो दिस इज मतलब इसके साइड इफेक्ट्स बहुत निल है, सेफ है, लेकिन चांसेस ऑफ फेलियर इसके बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट बैरियर मेथड है सेकेंड आपका। बैरियर मेथड का क्या प्रिंसिपल है? ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। जो ओवम और स्पर्म है उसको हम फिजिकली मीट होने नहीं देते हैं। दिस इज अवेलेबल फॉर मेल एंड फीमेल्स बोथ। ठीक है, कॉन्डम्स की अगर हम लोग बात करते हैं, सो मेड अप ऑफ थिन रबर एंड लेटेक्स शीथ। ओके, कवर इट बिफोर क्वार्टर सो दैट इजेक्यूट, मतलब आपका जो कॉन्डम्स है वो थिन रबर और लेटेक्स शीट का बना है। ये कवर करता है पीनिस को या वजाइना या सर्विक्स को। पीनिस इन केस ऑफ मेल्स, वजाइना एंड सर्विक्स इन केस ऑफ फीमेल्स। ठीक है, बिफोर क्वार्टर्स, हाँ मतलब सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले करना है वो आपको, ताकि जो इजेक्युलेटेड स्पर्म है दैट विल नॉट एंटर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर ही नहीं करेगा। सो दिस इज द सी इमेज ऑफ अ मेल कॉन्डम। ठीक है, तो यहाँ पे सारा सीमेन जो है बच्चों कलेक्ट हो जाएगा, तो फीमेल ट्रैक में जाएगा नहीं। जब फीमेल ट्रैक में सीमेन जाएगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन क्या चीज का होगा? ठीक है, निरोध इज द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड ऑफ द कॉन्डम फॉर द मेल्स। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एसटीडीज एंड एड्स। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाते हैं और बच्चों एड्स से भी बचाते हैं। तो मतलब एक चीज को रोकने की ट्राई कर रहे हो और आपको दूसरी चीज भी आपकी प्रिवेंट हो रही है। इट्स अ वेरी गुड मेथड, राइट? ओके, बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, वन टाइम यूज होता है इसका। सेल्फ इंसर्टेड यानी कि आपको किसी की जरूरत नहीं, यू कैन सेल्फ इंसर्टेड दैट एंड इट गिव्स यू कंप्लीट प्राइवेसी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुमने कॉन्डम यूज किया। सो इसलिए ज्यादा प्रेफरेबल मेथड है बच्चों इंडिया में ये। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्स, ठीक है, ये फीमेल्स के लिए होता है, रबर से बना होता है, सर्विक्स को कवर करता है। ठीक है, ये फीमेल कॉन्डम का डायग्राम है बच्चों। ये जो डायग्राम है ये है फीमेल कॉन्डम का। ठीक है,
ये जो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वोल्स आते हैं ना बच्चों, ये कुछ इस तरीके के होते हैं, ऐसे, यहाँ से ऐसे, छोटा सा कैप लाइक होता है। ओके, दीज आर रीयूजेबल। हाँ, इसका सबसे बड़ा मेन फीमेल कॉन्डम के कंपैरिजन में जो था, दैट इज इट्स अ रीयूजेबल। ओके, इंपॉर्टेंट नोट, spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency। ठीक है, spermicidal creams, jellies को हम इसके साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है, बैरियर्स के साथ, ताकि हम कॉन्ट्रासेप्टिव की एफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं बच्चों, इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस दैट इज आईयूडीज, दीज आर मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में ज्यादातर लोगों को सबसे, मतलब कॉन्डम्स यूज करते हैं, बट सम फीमेल फील्स लाइक कि जो कॉन्डम्स होते हैं ना, उसका जो रबर होता है, जो लेटेक्स शीट होता है ना, वो उन्हें सूट नहीं करता, इट कॉजेस इरिटेशन। तो इसलिए ज्यादातर फीमेल्स जो है ना, वो आईयूडीज को प्रेफर करते हैं। ये डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेज इंसर्ट करते हैं इनटू द यूट्रस थ्रू वजाइना। ये क्या करते हैं, इट इंक्रीजेस द फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म। ये स्पर्म का फेगोसाइटोसिस इंक्रीज कर देते हैं। अब 3 तरह के आईयूडीज आते हैं बच्चों, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज है उसमें लिपीज लूप का एग्जांपल दिया है, इसमें कोई मेडिकेशन नहीं होता, बट दिस इज कंप्लीटली फेल, ये यूज नहीं होता। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं। कि जो कॉपर आयंस होते हैं ना, इसको तुम कैसे याद रखोगे कि कॉपर आयंस ना जाके स्पर्म पे बैठ जाते हैं, रिमेंबर इन दैट वे कि कॉपर आयन जाके स्पर्म पे बैठ गए, जिससे स्पर्म जो है ना बेचारा मूव ही नहीं कर पा रहा, तो स्पर्म की मोटिलिटी सप्रेस हो जाती है। अब जब वो मूव नहीं कर पा रहा तो उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी खराब हो जाती है। सो यू कैन रिमेंबर इन दैट वे कि जो कॉपर आयंस है वो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और देखो ये है तुम्हारा कॉपर टी का डायग्राम। एग्जाम्पल्स में कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टी लोड 375, ठीक है, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं। सब 7 है, देखो कॉपर टी सबको याद रह जाता है, कॉपर 7 375, 7 वाले तुम्हारे कॉपर में आएंगे। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो है वो यूट्रस को अनसुटेबल कर देती फॉर द इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स। मतलब वो यूट्रस को ही अनसुटेबल कर देगी ताकि यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो ही ना, और जो सर्विक्स है उसको भी हॉस्टाइल बना देती है, मतलब उसका म्यूकस थिक कर देती है, जिससे बेचारा स्पर्म आगे मूव ही नहीं कर पा रहा, इतना गाढ़ा हो जाता है वो म्यूकस के स्पर्म आगे मूव नहीं कर पाता। सो दैट इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के एग्जाम्पल बच्चों मुझे लग रहा है यहाँ पे रह गए हैं, तो इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों दैट इज LNG-20 एंड प्रोजेस्टेट। ठीक है, LNG-20 एंड द प्रोजेस्टेट, ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के। ओके, फिर तो हमने नेचुरल मेथड देख लिया, बैरियर देख लिया, आयोडीज देख लिया, अब है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो जनरली फीमेल्स लेती है, मेल्स नहीं लेते हैं, फीमेल्स लेती है। तो प्रोजेस्ट्रोजन हो सकते हैं उसमें, या तो प्रोजेस्ट्रोजन या ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। नाउ दीज आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और पिल्स। ठीक है, इसको टैबलेट्स या पिल्स के फॉर्म में लिया जाता है, टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज। ठीक है, स्टार्ट्स प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 21 डेज तक लगातार लेना होता है, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है ना, उसके 4th या 5th डे पे डॉक्टर बोलते हैं इस मेडिसिन को स्टार्ट करने के लिए 21 डेज तक लेना है, फिर 7 डेज का गैप लेना है जब मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगा। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होगा, इट इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन दोनों को इनहिबिट करता है, एंड इट ऑल्टर्स द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। ये सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी, जैसे हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज कर रहे थे उसी तरीके से ये सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को अफेक्ट कर देते हैं, ताकि स्पर्म्स की एंट्री ही रिटार्ड हो जाए। तो बच्चों देखो, इन सब का जो प्रिंसिपल है और जो एग्जाम्पल है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे हमने देखा कि भाई नेचुरल मेथड में वो स्पर्म्स और ओवम को नेचुरली मीट नहीं करने दे रहे हैं, बैरियर मेथड में भी हम यही कर रहे थे, वी डोंट अलाउ देम टू मीट। आयोडीज में हम फेगोसाइटोसिस इंक्रीज कर रहे थे, या हम स्पर्म की मोटिलिटी अफेक्ट कर रहे थे, या हम यूट्रस को अनसुटेबल बना रहे थे। तो इन सब का जो मैकेनिज्म है पीछे कि हाउ दे आर वर्किंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें और कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आध क्वेश्चन तो इसका आ ही जाएगा आपका, तो आपको ये अगर इस चैप्टर का कोई और ऑप्शन में आता है तो आपको यही चैप्टर का प्रेफर करना है।
या आपको 5 मार्क्स में भी आ सकता है, दैट इज नॉट डिसाइडेड, राइट। तो आपके 5 मार्क्स में अगर इस चैप्टर से आ जाता है तो बल्ले बल्ले ही है बच्चों सबकी। ओके, चलो नेक्स्ट। नाउ पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स एंड आर वेल कंज्यूम बाय द फीमेल्स, ठीक है। आई थिंक देयर इज समथिंग मिसिंग हियर, ठीक है। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद द लेसर साइड इफेक्ट्स एंड आर वेरी वेल कंज्यूम्ड बाय द फीमेल्स, ठीक है। फीमेल्स से बहुत कंज्यूम हो रहे हैं। अब इसमें जो एक एग्जाम्पल दिया है आपका सहेली का दिया है, इट्स अ न्यू नॉन स्टेरॉइडल वंस इन अ वीक पिल, ठीक है। ये वंस इन अ वीक पिल है, फ्यू साइड इफेक्ट्स होते हैं एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है, ठीक है। नाउ इट्स अ नॉन स्टेरॉइडल, इसमें कोई स्टेरॉइड्स नहीं है, तो ये काफ़ी सेफ है लेकिन उतनी इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है तुम्हारा इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। इसमें भी प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन होता है, ये भी फीमेल्स लेती है या तो इंजेक्शंस के फॉर्म में या इम्प्लांट्स के फॉर्म में अंडर द स्किन। ओके, मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स, इफेक्टिव पीरियड इज लॉन्गर। ओके, पिल्स से ज़्यादा इफेक्टिव है, तो बाकी मोड ऑफ इम्प्लांटेशन मतलब मोड ऑफ एक्शन सेम है। इम्प्लांट्स ऐसे दिखते हैं माचिस की तीली की तरह, लाइक मैच स्टिक्स की तरह। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं बच्चों, ठीक है, आईयूडीज और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन, ठीक है, दीज आर टेकन विद इन 72 आवर्स ऑफ कॉइटस। अब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आइदर यू कैन गो फॉर आईयूडीज, यू कैन गो फॉर प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन टैबलेट्स, लेकिन 72 आवर्स ऑफ कॉइटस के विद इन आपको ये लेना है। जब भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई आपका जो कॉइटस है वो अनप्रोटेक्टेड था, विदाउट कॉन्डम अगर किया है, तो आपको विद इन 72 आवर्स अगर आप ये ले लेते हो तो दिस विल प्रिवेंट द पॉसिबल प्रेगनेंसी। ओके, नाउ ये जनरली रेप केसेस में भी प्रिफर किया जाता है बच्चों। द लास्ट मेथड इज अ सर्जिकल मेथड बच्चों। सर्जिकल मेथड यानी क्या हो गया, इसमें हम गैमेट ट्रांसपोर्ट को ही ब्लॉक कर देते हैं। मेल फीमेल दोनों में होता है। मेल में जो होता है बच्चों, मेल में वास्ट डिफरेंस, सी दिस इज वास्ट डिफरेंस, तो वास्ट डिफरेंस को इस तरह से कट करके टाई कर दिया जाता है, इसको कहते हैं वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी यानी वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया गया। दिस टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट द रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, ठीक है। ये टेक्निक हाईली परमानेंट है, जिसको लग रहा है उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई, उसको फ्यूचर में आगे कोई बच्चा नहीं चाहिए, वो लोग ही इसको प्रिफर करते हैं, बाकी इसको कोई प्रिफर नहीं करता क्योंकि इसकी रिवर्सिबिलिटी पुअर नहीं, जीरो है, ठीक है। नाउ फिर फीमेल्स के केस में इट इज कॉल्ड एज ट्यूबेक्टोमी। फीमेल का जो केस है उसमें हम लोग इसको ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे। यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, जो फेलोपियन ट्यूब्स है दे आर कट एंड टाइट, जो फेलोपियन ट्यूब्स है उसको कट करके टाई कर दिया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सो दैट विल ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट, राइट। ये फेलोपियन ट्यूब्स जो है या जो वास्ट डिफरेंस है, ये यहाँ से आगे जो स्पर्म और एग है उनको ट्रांसपोर्ट ही नहीं होने देंगे ना। चलो नेक्स्ट, द साइड इफेक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। साइड इफेक्ट्स क्या है, सबसे पहला, द सिलेक्शन एंड द यूज शुड बी कंसल्टेड बाय द क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स ओनली, ठीक है। आपको कौन सा सूट कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, तो आपको डॉक्टर के एडवाइस के बिना बच्चों ये बिल्कुल भी नहीं यूज करना चाहिए। सेकेंड, नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इट इज नॉट, मतलब इसको रेगुलर बेसिस पे नहीं यूज करना चाहिए बिकॉज दे आर प्रैक्टिस अगेंस्ट नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट दैट इज कंसेप्शन एंड प्रेगनेंसी। तो जब भी हम अगर हमारी कोई नेचुरल चीज़ों को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैव सम साइड इफेक्ट्स। हम बोलते हैं कि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, बट स्टिल some amount of side effects will be seen. A person use this methods either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reasons, ठीक है। तो हमें ये जो प्रेगनेंसी है, या तो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए या दो प्रेगनेंसी को स्पेस करने के लिए सिर्फ यूज करना चाहिए, किसी और पर्पसेस को यूज नहीं करना चाहिए। इट कंट्रोल्स पॉपुलेशन ग्रोथ बट, ठीक है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल तो करती है लेकिन इसके इल इफेक्ट्स है, लाइक नॉशिया, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual cycle, even the breast cancer, though not very significant but should not be totally ignored, ठीक है। तो साइड इफेक्ट्स भी आप इसके लर्न कर लेंगे बच्चों। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर MTP, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और वी कॉल इट इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ये इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है बिफोर फुल टर्म। हम जानबूझ के वॉलंटरी इसको टर्मिनेट करते बिफोर द फुल टर्म। नियरली 45 to 50 million MTPs आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। 45 से 50 मिलियन, सोचो बहुत ज़्यादा है बच्चों। दिस इज 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी इन अ ईयर। ये किसका है, 150 मिलियन, मतलब 1/5 है जितनी भी प्रेगनेंसी कंसीव्ड होती है पूरे
वर्ल्ड में एक ईयर में उसका 1/5 जो होता है वो टर्मिनेट हो जाता है. टू एक्सेप्ट और लीगलाइज दिस इज बीइंग डिबेटेड. भाई एमटीपी को एक्सेप्ट किया जाए या लीगलाइज किया जाए बहुत डिबेटेड है मेनी कंट्रीज में. क्यों? ड्यू टू इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस या सोशल इश्यूज की वजह से. Okay, now the government of India has legalized MTP in the year 1971 with some strict conditions to avoid its misuse. ठीक है, उसको लीगलाइज किया गया है लेकिन स्ट्रिक्ट कंडीशन से. क्यों स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी है? टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फेटिसाइड्स. ठीक है, विच इज कंप्लीटली हाई इन इंडिया. बच्चों फीमेल फेटिसाइड्स इतना ज़्यादा था इंडिया में, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एमटीपी को लीगलाइज तो किया है बट उसके कुछ कंडीशंस है. ओके, नाउ क्यों एमटीपी को लीगलाइज किया बच्चों? ताकि जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो. अनवांटेड प्रेगनेंसीज क्यों होती है? या तो कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से हो सकती है, ड्यू टू रेप्स, या इफ द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल आइदर टू द मदर और द फीटस और द बोथ. ठीक है, अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखी तो वो क्या होगी? हार्मफुल भी हो सकती है, इवन फेटल भी हो सकती है, आइदर टू द मदर और द फीटस. तो इन ग्राउंड्स पे आप एमटीपी करवा सकते हो. इसके अलावा कोई और रीजन है तो आपके जो डॉक्टर्स है वो एमटीपी को परफॉर्म नहीं करेंगे. Okay, now these MTPs are safe up to 12 weeks of pregnancy, that is the first trimester, but this is risky in the second trimester. Now what is the disturbing trend? The first one, illegal MTPs majority performed by unqualified quacks यानी doctor which are unsafe and fatal too. ये सबसे पहला डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि मतलब अगर सपोज कोई प्रेग्नेंट हो जाता है एंड दे डोंट वांट दैट चाइल्ड और घर वालों को नहीं पता होता है तो व्हाट डू दे डू? दे गो टू अनक्वालिफाइड पीपल, क्योंकि डॉक्टर्स ना बोल देते हैं. ठीक है, बिना पेरेंट्स के करने के लिए, तो फिर वो लोग अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाते हैं और करवाते, तो उनको आता तो है नहीं ढंग से, तो गड़बड़ कर सकते हैं. misuse of amino sentences to determine the sex of the unborn child. If the fetus is found to be female, MTP perform कर देते, which is completely illegal. Such practices should be avoided because are dangerous for both the young mother and the fetus. ऐसी प्रैक्टिसेस को हम अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ये दोनों के लिए डेंजरस है, यंग मदर और फीटस दोनों के लिए. ना इसका सॉल्यूशन क्या है? इफेक्टिव काउंसलिंग है ताकि टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कॉइटस. रिस्क फैक्टर्स के बारे में हम बता सकते हैं लोगों को एंड प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज. तो या तो आप उनकी काउंसलिंग करो कि वो अनप्रोटेक्टेड कॉइटस ना करें, उसके साथ जो रिस्क फैक्टर्स है उसके बारे में उनको बताओ, साथ ही में हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी हमें प्रोवाइड करनी है. ना द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज अमेंडमेंट एक्ट जो था दैट इज 2017 में परफॉर्म किया गया था. दिस वाज एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग इलीगल एबॉर्शन एंड मैटरनल मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी. गवर्नमेंट ने ये एक्ट क्यों पास किया था? ताकि जो एबॉर्शंस बढ़ रहे हैं हम उसको कम कर सके और जो मैटरनल मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी बढ़ रही है उसको हम कंट्रोल कर सके. According to this act, a pregnancy may be terminated within the first 12 weeks by one registered medical practitioner. ठीक है, अगर फर्स्ट 12 वीक्स यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर करना है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की साइन से हो जाएगा. लेकिन मोर देन 12 वीक्स बट फ्यूअर देन 24 वीक्स है तो उसमें 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की साइन लगेगी. नाउ ऑन व्हाट ग्राउंड्स द प्रेगनेंसी कैन बी डन, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने से मदर और चाइल्ड दोनों को प्रॉब्लम हो या जो बच्चा है उसको कोई प्रॉब्लम हो लाइक फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मलिटीज हो या हैंडीकैप हो, तो इन केसेस में हम एमटीपी को परफॉर्म कर सकते हैं. आगे भी हमने देखा था कि रेप केसेस के केस में या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड के कॉइटस के इंटरकेस में हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं. नेक्स्ट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या एसटीआईज. इसके दूसरे नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वेनरल डिजीजेस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस. Now what are this? These are the diseases or infection which are transmitted through sexual intercourse. ये ऐसी बीमारियां हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है. इसके एग्जांपल्स में आएगा बच्चों बैक्टीरियल, वायरल एंड प्रोटोजोन्स. बैक्टीरियल का एग्जांपल है गोनोरिया, सिफिलिस एंड क्लमाइडियासिस. वायरल में जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल वॉट्स, हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी. प्रोटोजोन्स में आएगा ट्राइकोमोनियासिस. ठीक है, तो ये सारे आपको एग्जाम्पल से याद रखना है. अब इसमें जो एड्स है जो सबसे ज्यादा डेंजरस है. ओके, नॉन क्योरेबल में बच्चों आपका हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स और एचआईवी तीनों एच वाले हैं. ठीक है, 3H, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स एंड एचआईवी इन्फेक्शंस. तो इन सबसे मतलब ये अगर एक बार हो गई ना तो इसका कोई क्योर नहीं है. हेपेटाइटिस बी और एचआईवी दिस कैन बी ट्रांसमिटेड बाय
मतलब ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू तो ट्रांसमिट हो सकती है, इसके अलावा ये और भी तरीके से ट्रांसमिट हो सकती है, जैसे कि शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड या फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछा जा सकता है बच्चों कि कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो नॉन क्योरेबल है, और कौन सी ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के अलावा किसी और मीन्स के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकती है। ना इसमें जो अर्ली सिम्टम्स है उसमें माइनर है, और उसमें माइनर सिम्टम्स है लाइक ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, साइड पेन एंड स्वेलिंग्स है। लेकिन कुछ फीमेल्स में, ज़्यादातर फीमेल्स एसिम्टोमेटिक रहती है, मतलब उनको सिम्टम्स समझ नहीं आते, दे थिंक दिस इज नॉर्मल एंड हेंस रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग as absence or less significant symptoms in the early stages of infections and the social stigma attached to the STD। क्यों वो काफ़ी टाइम तक अनडिटेक्टेड रहते हैं? उसका रीज़न क्या है बच्चों कि जो सिम्टम्स हैं ना, मतलब वो लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, उनको लगता है नहीं शर्म आ रही है, क्या होगा, हम लोगों को क्या बोलेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, सो दे डोंट गो टू डॉक्टर्स ओनली, और वो उसको बर्दाश्त ही करती रह जाती है। ओके इसकी वजह से क्या होता है कि उनका मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, एंड दैट कैन लीड टू पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज लाइक PID, एबॉर्शंस हो सकते हैं, स्टिल बर्थ्स यानी मरे हुए बच्चे बॉर्न हो सकते हैं, इक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी इंस्टेड ऑफ यूट्रस द इम्प्लांटेशन अकर्स इन द फेलोपियन ट्यूब, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी हो सकता है। तो दिस आर सम वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स दैट कैन अकर इफ अ फीमेल डोंट गो रेगुलर टू डॉक्टर फॉर द चेकअप, राइट। नोट, STs आर अ मेजर थ्रेट टू अ हेल्दी सोसाइटी। अगर तुम्हें एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी क्रिएट करनी तो उसका सबसे बड़ा डर है STIs, राइट। RCH प्रोग्राम, ठीक है, प्राइम RCH प्रोग्राम का जो प्राइम कंसिडरेशन यही था कि हमें STDs को जल्दी डिटेक्ट करना है, क्योर करना है और प्रिवेंट करना है। ओके ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन किसको हो सकता है? 15 से 24 ईयर्स के जो एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनको इस बीमारी को होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। नाउ प्रिकॉशंस क्या कर सकते हैं? सो हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस? सो अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर या द फीमेल मल्टीपल पार्टनर्स। Always use condom during the coitus. If doubt, go to a qualified doctor for the early detection and get a complete treatment. Now, the last topic is about infertility in मतलब not fruitful. ठीक है, not fruitful means unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. This is for like 2 years, right? अगर 2 साल से अगर कोई कपल ट्राई कर रहा है और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है एंड स्टिल वो मतलब कंसीव नहीं कर पा रहे हैं बच्चों, तो उसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, लाइक फिजिकल रीजंस हो सकता है, लाइक उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम हो, कॉन्जेनाइटल हो सकते हैं, कोई डिजीज हो सकती है, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इट कुड बी मेनी रीजंस, राइट। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड। यार हमेशा फीमेल को ब्लेम क्यों किया जाता है ना? अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम, अगर कोई कपल कंसीव नहीं किया जाता है तो हमारे देश की यही कहानी है कि भाई फीमेल ही है जिसकी वजह से ही बच्चे बॉर्न नहीं हो रहे होंगे, बट बच्चों ऐसा नहीं होता है, मेल्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे लोगों को हेल्प करने के लिए देयर आर टेक्निक्स कॉल्ड एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन इसमें से ही आएगा बच्चों तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, तो मेक श्योर ये टॉपिक को गलती से भी गलती करके छोड़ना मत, ठीक है। सो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी ART, इट्स अ स्पेशल टेक्निक यूज्ड टू असिस्ट कपल्स टू हैव चिल्ड्रन। ओके नाउ ART के बारे में बात करते हैं, तो उसमें हम इन वीवो और इन विट्रो दोनों मेथड्स देखेंगे, है ना। इन वीवो मतलब यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इनसाइड द फीमेल ट्रैक होगा, और इन विट्रो जो होगा वो आउटसाइड फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी के अंदर ही करवाया जाता है तो इन वीवो बोलते हैं, और फर्टिलाइजेशन अगर आउटसाइड होगा तो उसको हम इन विट्रो कहेंगे। तो इन वीवो में बच्चों एक तो है तुम्हारा पहले हम इन विट्रो देखते हैं। चलो, इन विट्रो मेथड्स में तुम्हारा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं हम वाइफ या डोनर का फीमेल ओवम लेंगे और हस्बैंड या डोनर मेल का स्पर्म लेंगे, ठीक है। या तो तुम वो कपल के तुम गैमेट्स ले सकते हो, या तुम किसी डोनर के भी एग और गैमेट्स ले सकते हो, मतलब गैमेट्स ले सकते हो, ठीक है। अब या दूसरा एक टेक्निक है कॉल्ड एज ICI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें जो स्पर्म होता है ना, दैट इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। जो स्पर्म है ना वो डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके इसमें ये कब किया जाता है?
जब स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी खराब हो, है ना। तो मैंने कहा ना मेल्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर मेल्स अगर ढंग के स्पर्म नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेल अगर ढंग के स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो उनके स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसको आईसीआई बोलते हैं, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम एग और स्पर्म ले लेते हैं और एक प्लेट में हम उसको रख देंगे और दोनों को ऐसे ही फर्टिलाइज होने देंगे। ठीक है। तो इसमें अपने आप फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाएगा। दोनों ही केस में बच्चों क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। जायगोट बनने के बाद हम वो जो एम्ब्रियो है उसको ट्रांसफर कर देंगे। जो अगर जो एम्ब्रियो है वो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स है, अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स अगर तुमने उसको ट्रांसफर किया तो तुम्हें फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना पड़ेगा और उसे हम कहेंगे जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। उसको हम क्या कहेंगे, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स है, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स का एम्ब्रियो है, तो हमें उसको यूट्रस में ट्रांसफर करना पड़ेगा और उसे हम कहेंगे इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। तो अगर तुम्हारा जो जायगोट है, ठीक है, वो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स है, तो तुम उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करो और उसको हम कहेंगे जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स है तो तुम उसको यूट्रस में ट्रांसफर करो और उसको हम कहेंगे इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, आईयूटी। तो समझ में आ रहा है ना। देखो बच्चों क्या हो रहा है, इन विट्रो मेथड्स में हम बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। या तो तुम पेट्री डिश में फर्टिलाइजेशन कर लो या तो तुम डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्ट कर दो, दोनों ही केस में जायगोट बनेगा। उसके बाद तुम एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दो, तो उसके भी दो तरीके हैं, जिफ्ट और आईयूटी। जिफ्ट यानी तुम उसको इंट्राफेलोपियन जायगोट को इंट्राफेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करोगे और आईयूटीज में यूट्रस में उसको आप ट्रांसफर करोगे। ओके। नाउ इन विवो के बारे में बात करते हैं कि सपोज वो फीमेल ना सिर्फ गैमेट नहीं बना रही, बाकी उसके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीमेल को ना सिर्फ गैमेट बनाने में तकलीफ है, उसको बाकी किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है बच्चों। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी फीमेल का एग ले सकते हैं, मतलब डोनर। ठीक है। उसमें तुम किसी भी फीमेल का डोनर ले सकते हो, मतलब एग तुम उस फीमेल बॉडी में डाल दो, फीमेल में ही होता है, और अलाउ देम टू कॉपुलेट नेचुरली, उनको नेचुरली कॉपुलेट करने दो। मेल अपनी फीमेल पार्टनर को इंसेमिनेट करेगा तो नेचुरल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसको हम गिफ्ट बोलते हैं, दैट इज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। दूसरा है एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये कब किया जाता है, जब मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, मतलब अगर मेल को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, मतलब उसका जो पीनिस है वो इरेक्ट नहीं हो सकता या स्पर्म काउंट कम है, तो उस केस में हम मेल का सीमेन कलेक्ट करके डायरेक्टली फेलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर देते हैं या यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं। द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और द डोनर इज इंट्रोड्यूस इन द वजाइना और द यूट्रस। तो इसमें भी नेचुरल ट्रांसफर, आई मीन नेचुरल फर्टिलाइजेशन होगा। तो इन वीवो के लिए याद रखो, एक तो गिफ्ट आ जाएगा और एक एआई आ जाएगा, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके। तो ये आपके अलग अलग एआरटी हो गए। नाउ एआरटी टेक्निक्स आर एक्सट्रीमली हाई प्रिसिशन हैंडलिंग बाय द स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स। ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिसिशन चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं और एक्सपेंसिव होता है, इसलिए ये फैसिलिटीज़ बहुत कम जगह पे मिलती है, सारी जगह पे नहीं, क्योंकि बहुत हाईली प्रोफेशनल क्वालिफाइड डॉक्टर्स की आपको ज़रूरत है, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन आपको चाहिए और आपको ये बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाती है, सारे लोग इसको एफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि अगर आप बच्चे पैदा नहीं कर पाते हो तो वी रिक्वेस्ट यू टू अडॉप्ट सम चाइल्ड, अडॉप्ट कर लो, देयर आर सो मेनी ऑर्फन्स देयर, तो अडॉप्ट कर लो ऑर्फन चिल्ड्रंस। ठीक है। डिस्ट्यूट मतलब जो ऐसे बच्चे जिनको लोगों ने, मतलब ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के माँ बाप मर गए होते हैं या कुछ लोगों के माँ बाप उनको छोड़ के चले जाते हैं रोड पे, ट्रेन में, पता नहीं कहाँ कहाँ बच्चों, ऐसे बच्चों को अडॉप्ट कर लो तो वो ज़्यादा बेटर है बच्चों। ठीक है। और यहाँ पे बच्चों मैंने आपको सेरोगेसी के बारे में नहीं बताया। सेरोगेसी भी एक टेक्निक होती है बच्चों, जहाँ पे अगर किसी फीमेल का वुम यानी यूट्रस जो है अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहा है या किसी की कोई फीमेल 9 मंथ्स के लिए वो बच्चे को अपने वुम में नहीं रखना चाहती है, तो शी कैन हायर अ वुम ऑन रेंट। वो किसी और फीमेल का वुम रेंट पे ले सकती है, मतलब बच्चा उसी का होगा पर वो 9 मंथ्स के लिए किसी और फीमेल की बॉडी में ग्रो करेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज सेरोगेसी। काफ़ी सारी फीमेल एक्ट्रेसेस है जो सेरोगेसी के लिए जाती है बच्चों। तो जो एआरटी है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से तुम्हारे जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ART बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत शॉर्ट है, स्वीट है, ईजी है, तो इस चैप्टर को प्लीज़ लास्ट मिनट अगर देखना हो तो मैंने हर एक पॉइंट, हर एक वर्ड आपका इस वन शॉट रिविजन में कवर किया है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू एवरीवन।